हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएसटी नाइट स्टडी में। बच्चों, मैं आप लोग की बायोलॉजी मेंटोर श्रद्धा मैम आज आप लोग को सेकंड चैप्टर जो है जिसे हम नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसका लेक्चर फर्स्ट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जितने भी चैप्टर्स हम लोग 12th के कवर कर रहे हैं ये बेसिकली टारगेट करते हैं आपके सीयूईटी के एग्जाम्स को, है ना। तो आई होप यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर जो है ये कंप्लीट करा दिया है। ठीक, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं उस पहले चैप्टर के तो जाके पहले देख लीजिए, उसके बाद आ जाएंगे इस चैप्टर पे। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है या फ्लावर प्लांट्स कह लीजिए, इसमें क्या चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। तो बच्चों ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हम फ्लावर के बारे में जानेंगे, मतलब फ्लावर के अंदर किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक ओवरव्यू जो है वो ऑलरेडी आपको पहले चैप्टर में मिल चुका है कि भाई अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लांट्स में तो उनको हमने 3 हिस्से में बांट दिया था। अगर आपने प्रीवियस 3 लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये दिमाग में होगा कि बच्चों उसमें 3 स्टेजेस थे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर फर्टिलाइजेशन और फिर था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, है ना। मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होना है, फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होना है और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होना है। उसी में हम लोग आज का जो ये पहला लेक्चर है इस चैप्टर का, उसमें हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में जानेंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले होना क्या है। ठीक, तो उस चीजों के बारे में आइए देख लेते हैं। फ्लावर के बारे में जानेंगे और डिटेल स्ट्रक्चर्स देखेंगे, कितने पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट को टेक्निकल नाम क्या दिया जाता है, ये सारी चीजें। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी अगर एक बायोलॉजिस्ट है, ठीक, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डील करता है, भाई प्लांट भी अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। तो फ्लावर्स जो है वो एक मॉर्फोलॉजिकल, मतलब कि बाहरी रूप से देखने में कैसे है, एक्सटर्नल फीचर को हम मॉर्फोलॉजिकल बोलते हैं। तो फ्लावर्स जो हैं ये पूरी तरह से मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है, एक तरह से एक चमत्कार है। ठीक है, चाहे वो बाहर से देखने में हो या अंदर से इनके एम्ब्रियोलॉजी को ही क्यों ना हम देखें, इनके एम्ब्रियो के हिसाब से क्यों ना देखें, बहुत चमत्कारी है। ठीक, और कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसी साइट है जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। लेकिन देखिए बेसिकली इस चैप्टर का नाम है फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका मतलब है कि हर एक प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। और फ्लावरिंग प्लांट्स हम बच्चों किसको बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स को बोलते हैं, जो कि सबसे लास्ट और आखिरी क्लासिफिकेशन होते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में तो भाई बहुत सारे क्लासिफिकेशन थे, उसमें थैलोफाइटा भी था जिसे हम एल्गी बोलते हैं आम शब्दों में, ब्रायोफाइटा था, टेडोफाइटा था, जिम्नोस्पर्म थे, तब जाके कहीं एंजियोस्पर्म आए जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। तो अकेले यही ऐसे प्लांट हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को हमें मिलता है। ठीक, अब यहाँ पे एक और टर्म आता है, एनसीईआरटी में आपको पूछा भी गया है कि फ्लोरिकल्चर क्या होता है भाई। ठीक, इसके बारे में बस क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया है, तो फ्लोरिकल्चर क्या है आइए जान लेते हैं। तो नाम में ही देखिए फ्लोरी, फ्लावर छुपा हुआ है, तो फ्लावर की कल्चरिंग, फ्लावर को लगाना, फ्लावर कैसे लगाएंगे, प्लांट लगा रहे हैं ना, तो प्लांट्स लगाना उनके फूलों के लिए क्या कहलाता है, उसकी कल्चरिंग करना, उनका प्रोडक्शन कराना कहलाता है फ्लोरिकल्चर। तो कल्चरिंग ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर, या एक ऐसी साइंस की स्टडी जिसमें फ्लावर्स की स्टडी के साथ में डील किया जाता है, फ्लावर्स से रिलेटेड कल्चरिंग को ही हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ठीक, अब जैसे मैं कहूं आप मार्केट में जाते हैं तो कई जगह आपको दुकान पे ऐसे भी सेक्शन मिलते हैं जहां पे सिर्फ फूल मिलते हैं। तो फूल क्या ऐसे कहीं से आ गए, नहीं, उनकी अलग से खेती कराई जाती है जहां पे फूलों को अलग से उगाया जाता है ताकि उनकी मार्केटिंग कराई जा सके। उसी फील्ड को हम क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं, जहां पे ये फ्लावर को उगाया जाता है, उनका उत्पादन कराया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा देखिए फ्लावर का डायग्राम है बच्चों, एटलीस्ट आपको ये बेसिक सा डायग्राम तो पता होना ही चाहिए जिसमें हर एक पार्ट क्या क्या नाम है वो पता होना चाहिए। तो बच्चों ये पूरा जो फ्लावर का स्ट्रक्चर, इसमें बेस से शुरू करेंगे और अंदर के पार्ट्स को जानेंगे। तो इसको थोड़ा सा जूम इन हम कर लेंगे स्ट्रक्चर को, ताकि आपको भी ये क्लियरली दिख सके, है ना। आई होप दिख रहा होगा। चलो तो देखो सबसे पहले यहाँ पे है बच्चों कि जहां से आप फूल को पकड़ते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्टॉक बोलते हैं, जहां से फूल को पकड़ा जाता है। ठीक, उसके थोड़े और ऊपर आते हैं तो आपको सेपल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, सेपल्स, ये है सेपल्स।
ठीक। अब आपने देखा होगा फूल जो है वो अंदर से तो कलरफुल होता है, लेकिन उसको नीचे से हरी हरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि उसको बेस देते हैं या बाहर से प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। इसका टेक्निकल नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक। अब सेपल के और अंदर जाते हैं तो आपको तीसरा स्ट्रक्चर मिलता है पेटल। पेटल जिनको आप पंखुड़ियां बोलते हैं, है ना। तो पंखुड़ियां सब जानते हैं फूल में होती है और बड़े अलग अलग कलर्स की पाई जाती है। अलग अलग कलर के क्यों होते हैं ये, ताकि ये ढेर सारे पॉलिनेटर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके, जो कि पॉलिनेशन को आगे बढ़ाए। पॉलिनेशन वो प्रोसेस होती है जिसकी मदद से पॉलन ग्रेन एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचता है। ठीक। तो यहाँ पे ये जो पेटल्स हैं ये इसीलिए अलग अलग कलर्स के पाए जाते हैं, ये चीज याद रखिएगा। तो भाई ये हो गया स्टॉक, सेपल हो गया, पेटल हो गया। अब और अंदर जब हम आते हैं तो हमें फूल के अंदर मिलता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मतलब भाई वो स्ट्रक्चर जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो भाई स्ट्रक्चर्स तो दो ही होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जो मेल स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इसको कहा जाता है स्टेमेन। क्या कहा जाता है, स्टेमेन। पूरे स्ट्रक्चर को स्टेमेन कहते हैं। अब इसमें दो हिस्से इसके होते हैं, एक ऊपरी हिस्सा होता है जिसको हम एंथर बोलते हैं, और एक नीचे ऐसे पतला सा ये स्टेम जो जैसा दिख रहा है, जो कि फ्लावर के बेस से जुड़ा हुआ है, वहीं से निकल भी रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। तो एंथर प्लस फिलामेंट को हम पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ स्टेमेन कहते हैं, जिसको जो है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एक्चुअल में जो एंथर है उसी के अंदर जो गैमेट है वो बनेगा। गैमेट मतलब वो पार्ट जिसकी वजह से एक्चुअल में रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसे गैमेट कहते हैं। भाई ये तो पूरी इनकी बॉडी हो गई ना, बॉडी के अंदर से गैमेट बनते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस साइड में है आपको ये सेंटर में जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। साइड में ये देखिए दो इधर दिख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दो इधर दिख रहे हैं स्टेमेन, है ना। सेंटर में जो आपको एकदम दिख रहा है फूल के, वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग दो नाम से जानते हैं, याद रखिएगा दोनों नाम। एक नाम को बोलते हैं पिस्टल और दूसरे नाम का इसी का पड़ा है कार्पेल। ये दोनों ही फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम है। अब इस स्ट्रक्चर में भी तीन हिस्से आते हैं। एक ऊपरी हिस्सा होता है ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं, जो कि थोड़ा चिपचिपा होता है ताकि आसानी से पॉलन ग्रेन इस पे चिपक सके। दूसरा हिस्सा जो है ये पतला सा हिस्सा दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं स्टाइल। ठीक। स्टाइल का मतलब यहाँ फैशन करने का मतलब नहीं है, यहाँ पे ये कि पतले से स्ट्रक्चर को ही स्टाइल हम कहते हैं। और जो एकदम बेस पे दिखता है ये फुला हुआ सा स्वॉलन पार्ट, इसको बोला जाता है ओवरी। ठीक है। तो ये कुछ तीन हिस्से हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पिस्टल या कार्पल में होते हैं, और दो स्ट्रक्चर एंथर और फिलामेंट से मिलकर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसे हम स्टेमेन बोलते हैं। ठीक। तो ये हो गए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अभी के लिए फिलहाल के लिए चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको इतनी चीजें तो इस फूल के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि आप फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आगे आते हैं। अब आते हैं बच्चों प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर पे। अब ये तो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा ना कि प्री फर्टिलाइजेशन अचानक कहां से आ गया। बच्चों इसका बेस हम ऑलरेडी पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी इवेंट में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें ये तीन हिस्से, तीन स्टेजेस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। पहला हिस्सा ही है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, या प्री फर्टिलाइजेशन में सब हेडिंग डाल दिया है कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं और क्या क्या इवेंट्स हैं जो कि इस स्टेज में देखने को मिलेंगे। तो यही प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और इसमें होने वाले स्ट्रक्चर्स के बारे में हम जानेंगे। तो भाई प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आपने जब पहले चैप्टर में पढ़ा था तो बच्चों उसमें आपने दो चीजें पढ़ी थी। पहला तो पढ़ा था आपने गैमेटोजेनेसिस, राइट, गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था, मतलब गैमेट का बनना। और दूसरा आपने पढ़ा था इसमें गैमेट का ट्रांसफर होना। भाई गैमेट बन गया तो उसके बाद इसका ट्रांसफर होना जरूरी है। तो ये दो चीजें आपने पढ़ी थी जो कि पहले चैप्टर में थी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में ये दो चीजें होती है। तो भाई गैमेटोजेनेसिस होना है, मतलब गैमेट का बनना है, चाहे वो मेल गैमेट हो चाहे वो फीमेल गैमेट हो। तो उसको बनने से पहले हमें जानना होगा कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, तब जाके हम इस चीज पे आएंगे कि गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है। फिर हम बात करेंगे गैमेट के ट्रांसफर की। तो आइए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं ये कैसे दिखते हैं, स्ट्रक्चर्स के बारे में हम जानेंगे। तो बेसिकली मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखेंगे। आज की इस क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में हर एक चीज आप लोग जान जाएंगे, बस ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक, चलो। तो इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, इन्फ्लोरेसेंस मतलब किस तरह से फूल जो है वो एक पेड़ पे अरेंज होते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस जब फॉर्म होता है तो यही फूल की जो कलियां हैं उनको जन्म देता है, और वही फूल की जो कलियां हैं वो आगे चल के प्रॉपरली फूल बन पाती हैं।
ठीक, तो एक कोई भी फ्लावर है तो भाई उसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जरूर ही पाया जाएगा अगर वो फ्लावरिंग प्लांट है तो। ठीक, तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। मे बी एक ही प्लांट में दोनों स्ट्रक्चर हो या एक ही फूल में दोनों स्ट्रक्चर हो, या ये भी हो सकता है कि अलग अलग फूल में दोनों स्ट्रक्चर हो, जिसके बारे में हमने पहले चैप्टर में देखा था बच्चों की क्या होता है डायोइशियस, क्या होता है मोनोइशियस, क्या होता है यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। ठीक है, आई होप ये सारे टर्म्स आपको याद होंगे, भूलेंगे नहीं सारी चीजें। ठीक, तो इसी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एक और टेक्निकल नाम मिलता है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बच्चों एंड्रोइशियम, ठीक, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गाइनोइशियम। गाइनो वर्ड ही फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को दर्शाता है, तो ये गाइनोइशियम है जो कि आगे चल के डिफरेंशिएट होता है और अलग अलग तरीके से ये डेवलप होता है, जिसके वजह से इसी स्ट्रक्चर में गैमेट बनने लगेंगे। तो हमारा पूरा फोकस आज के इस लेक्चर पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे रहेगा। ठीक, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है बच्चों, जिसके बारे में अभी हमने फ्लावर में जो स्ट्रक्चर था उसमें भी देखा। इसको मैंने अलग से इधर दे दिया डायग्राम ताकि आप इसको भी समझ जाए। तो बच्चों ये जो पहला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये ऊपर है, ये क्या है, इसी को तो हम एंथर बोलते हैं। और ये जो नीचे का ये पतला सा स्टेम जैसा दिख रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को फिलामेंट कहते हैं। तो ओवरऑल हम इस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेमेन बोलते हैं। तो यही स्टेमेन के बारे में आइए कुछ चीजें जान लेते हैं। ठीक, यही जो एंथर है इसी को अगर तोड़कर ऐसे देखा जाए तो अंदर ये दो चार अलग अलग सैक पाए जाते हैं, पॉलन सैक इनको कहा जाता है। आइए देखते हैं इसको डिटेल में जानते हैं। तो स्टेमेन जो है जिसे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक, इसमें दो हिस्से होते हैं। ठीक, जान चुके हैं हम, एक तो पतला सा लंबा सा स्ट्रक्चर है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है वो एंथर नहीं होगा, वो फिलामेंट ही होगा। तो ये पहले पार्ट को बोल रहे हैं फिलामेंट। और दूसरा टर्मिनल मतलब एंड पे पाए जाने वाला, मतलब जो वो फिलामेंट जो है जहां वो अंत उसका होगा, अब अंत इसका यहां हो रहा है तो वहीं पे क्या पाया जाएगा, वहीं पे एंथर होता है। ठीक, तो टर्मिनल स्ट्रक्चर जो है फिलामेंट का उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टर्मिनल एंड जो है इस फिलामेंट का उसे हम क्या कहते हैं, तो कई बार बच्चे थैलेमस बोलते हैं क्योंकि ये बेस पे थैलेमस होता है, लेकिन इस एंड की बात नहीं होती है, इस एंड की बात होती है जहां पे एंथर पाया जाता है। ठीक, प्रॉक्सिमल एंड मतलब एकदम आगे का एंड, दो एंड होता है बच्चों किसी भी चीज का। अगर मैं इस पेन की बात करूं तो इसके भी दो एंड है, एक ये एंड है एक ये एंड है। तो आगे का जो एंड होता है उसको हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं और जो पिछला एंड होता है उसको हम डिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टल, DISTAL। ठीक, तो ये कह रहा है जो प्रॉक्सिमल एंड है फिलामेंट का वो किससे अटैच्ड है, थैलेमस से। तो इसमें यहाँ पे ये जो फिलामेंट है इसका अगला पोर्शन जो है उसको हम लोग ये वाला पोर्शन कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा हुआ है बच्चों, थैलेमस से जुड़ा हुआ है। ठीक, और या तो कह लो कि पंखुड़ियां जो है पेटल से उनसे जुड़ा हुआ है। और अगर मैं बात करूं डिस्टल एंड की तो वो एंथर से जुड़ा हुआ है। ठीक, ये चीजें दिमाग में रखेंगे, इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे आगे चल के। अब ये भी आप देखेंगे कि जो नंबर है स्टेमेन का या जो लेंथ है वो अलग अलग फूल में अलग अलग टाइप की होती है, वो भी उसमें बहुत वेरिएशन होते हैं जिसको हम आगे के कुछ क्लासेस में देखेंगे। अब बात करते हैं एंथर की। अब ये तो पता चल गया स्टेमेन में ये दो हिस्से हैं, एंथर और फिलामेंट। अब आते हैं डिटेल में एंथर के बारे में जानने। क्यों एंथर ही जान रहे हैं, क्योंकि इसी में गैमेट बनने वाले हैं, तो इसीलिए इसको डिटेल में जानना जरूरी है। तो एंथर जो है टिपिकल एंजियोस्पर्म जो है मतलब फ्लावरिंग प्लांट, इसीलिए एंजियोस्पर्म वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ स्पर्म मतलब होता है बच्चों सीड और एंजियो का मतलब होता है इनक्लोज्ड मतलब छुपा हुआ। तो आप देखेंगे ये जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं ना उन सभी में जो सीड होती है, जो बीज होती है वो हमेशा ढकी हुई होती है, वो हमेशा बंद होती है एक फ्रूट के अंदर, वो कभी खुली हुई नहीं पाई जाती है। खुली हुई सीड्स किसमें होती है बच्चों, तो वो इससे पहले जो आते हैं जिम्नोस्पर्म्स उनमें ये खुली हुई सीड्स होती है। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, खुली, सीड्स, स्पर्मा मतलब सीड होता है, जानते रहिए सारी चीजों के बारे में। तो टिपिकल एंजियोस्पर्म जो है उसमें जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड है, बाई का मतलब दो हिस्से में बटा हुआ है। ठीक, जिसमें हर एक लोब जो है उसमें दो वॉल पाई जाती है। थीका का मतलब होता है बच्चों वॉल। क्या कह रहे हैं इसको समझो, मैं कह रही हूं कि कोई भी एंथर जो है वो दो हिस्से में बटा है। ठीक, दो लोब पाए जा रहे हैं, बाइलोब्ड है क्योंकि, तो हमने पहले तो उसका दो हिस्सा बना दिया ऐसे। अब कह रहा है कि हर एक लोब में दो थीका है। ठीक है, ईच लोब हैविंग टू थीका। तो इसमें देखिए इस तरह से यहाँ पे ये सेक्शन है, ये वॉल मैंने बना दिया। तो ओवरऑल इस पूरे एंथर में आप देखिए तो 4 चेंबर बन गए। कितने, 1 2 3 और 4।
दिख रहा है? तो ये 4 चेम्बर बन जाते हैं, इसी को हम कहते हैं कि ये डाइथीकस है। एंथर हमेशा डाइथीकस है क्योंकि इसमें 2 थीका पाए जा रहे हैं। देखो क्योंकि मैंने इस पूरे 2 सेक्शन में दो जगह वॉल बना दिया, थीका बना दिया, एक ऊपर बना दिया एक नीचे बना दिया, तो इसीलिए बोल रहे हैं डाइथीकस, 2 वॉल पाए जाते हैं एक एंथर के अंदर। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, एक लंबी सी लाइन जो है वो रन करती है पूरे एंथर पे, जो कि इस थीका को सेपरेट करती है एक दूसरे से। ठीक है, तो हम शायद इसकी बात कर रहे हैं, ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव चल रहा है। ठीक है, ये इस तरह से रहती है। अब ये जो बाइलोब्ड नेचर है, 2 लोब जो है, 2 हिस्से जो है एक ही एंथर के अंदर जो पाए जाते हैं, वो पूरी तरह से अच्छे से देखने को इसमें मिलते हैं। तो ये कुछ एंथर का स्ट्रक्चर है, डिटेल स्ट्रक्चर है, जो अंदर से कुछ ही इस तरह से रहता है। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे, ये देखो। ठीक है, तो ये एंथर जो है वो ऊपर से कुछ ऐसा दिख रहा था, ऐसा, राइट। अब इसी को खोल दिया गया है, यहां से जैसे जैसे मैं कहूं यहां से कट कर दिया गया है, तब ऊपर से ये कुछ इसके अंदर ये 4 अलग अलग सेक्शन दिख रहे हैं। और ये मैंने बोला ही क्यों रहेगा, क्योंकि एक तो पहला तो एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है जो कि इधर रन कर रहा है, जिसकी वजह से ये एंथर पहले तो 2 हिस्से में बटा, उसके बाद इसमें 2 और थीका आ गए, एक वॉल इधर एक वॉल इधर, जिसकी वजह से इस पूरे एंथर के अंदर 4 हिस्से बन गए। ठीक है, अब यही 4 हिस्सों के अंदर ही बनता है पॉलन ग्रेन। ठीक, पॉलन ग्रेन आप जानते हैं जो कि पॉलिनेशन में एक्चुअल में इन्वॉल्व है, मतलब जो गैमेट है, मेल गैमेट, वो क्या है, वो है पॉलन ग्रेन, जो कि किसके अंदर बनता है, ये 4 हिस्सों के अंदर बनता है, और इन्हीं 4 हिस्सों को हम कहते हैं पॉलन सैक। पॉलन का बोरा, सैक मतलब बोरा होता है भाई, जैसे हम लोग घर पे बोलते हैं आलू का बोरा है, प्याज का बोरा है, तो भाई बोरा का मतलब उसी चीज, वही चीज उसके अंदर भरी है ना जिसके नाम से बोरा है, तो बोल रहे हैं पॉलन की सैक है, तो भाई पॉलन ग्रेन अंदर भरा हुआ होगा, तो वही चीज है। और ये लाइन ऑफ डेहिसेंस है जो कि यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है, पूरे एंथर को, लाइन ऑफ डेहिसेंस। तो एंथर ओवरऑल हमें पता चल गया कि ये 4 इसमें साइड्स इसमें पाए जा रहे हैं। ठीक, इसमें यहाँ पे 4 अलग अलग सेक्शंस पाए जा रहे हैं, इन्हीं 4 सेक्शंस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। देखो एक और टेक्निकल वर्ड मिल गया, क्या मिला, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया और कुछ नहीं है, यही आगे चल के बन जाता है पॉलन सैक। तो मतलब दिमाग में अब इसको पहले चीज यहाँ पे बैठा लो कि पॉलन सैक को ही हम दूसरे नाम में क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। ये अलग बात है कि डेवलप नहीं है तो माइक्रोस्पोरेंजिया पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, तब हम उसी को पॉलन सैक बोलते हैं। लेकिन अल्टरनेटिव वर्ड है, यूज किया जा सकता है। अगर पूछता है माइक्रोस्पोरेंजिया किसको दर्शाता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो पॉलन की सैक को दर्शाता है। ठीक, अभी आप बोलेंगे मैम इसको इतना याद करने की क्या जरूरत है, ये तो याद हो जाएगा। अरे बच्चों अभी इससे मिलते जुलते कई टेक्निकल वर्ड मिलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजिया, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इसीलिए याद रखना जरूरी है। तो भाई पूरे एंथर में आपको ये 4 हिस्से देखने को मिले डिवीजन की वजह से, है ना, ये 4 अलग अलग बोरे, इसी को हम बोल रहे हैं पॉलन सैक। और हर एक बोरे में क्या होगा, ढेरों पॉलन ग्रेन जो है वो बनेंगे, तो कुछ इस तरह से रहेगा। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, जो पॉलन सैक है, वो कॉर्नर्स पे है और हर एक लोब में 2 ऐसे पॉलन सैक पाए जाते हैं, जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करता है और आगे चल के इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलन सैक बोलते हैं। वही कह रही हूँ। अब यही लॉन्गिट्यूडनली पूरे एंथर के वॉल में रन करता है और इसी के अंदर इकट्ठे हुए पाए जाते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक, अब आते हैं, अब आ गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब पॉलन सैक का स्ट्रक्चर कैसा होता है। भाई मैं कह रही हूँ कि भाई किसी चीज का बोरा है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो बोरा कुछ तो काम करेगा जो कि उस पॉलन ग्रेन को कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में मदद करेगा। अब किसी भी चीज को हम बड़ा होना हुआ देखना चाहते हैं, हम पॉलन ग्रेन को चाहते हैं वो डेवलप करे, तो उसके लिए जरूरी है कि उसको न्यूट्रिशन मिले, उसको खाना मिले, उसको पानी मिले। तो बिल्कुल उसी तरह आप देखेंगे कि इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जब पॉलन ग्रेन बनेंगे तो उनको न्यूट्रिशन देने का काम इनके वॉल करते हैं। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जो पॉलन सैक है, उसमें ये ढेरों वॉल से मिलकर बनती है, वही ये सारा काम करेगा जो कि पॉलन ग्रेन को मदद करेगा डेवलप करने में। तो वही चीज आप देखेंगे किसी भी एक सेक्शन में आप देखेंगे तो एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब जो पॉलन सैक जो उसको हम आगे बोलेंगे, तो ये सर्कुलर दिखता है, ऑलमोस्ट सर्कुलर दिखता है। ठीक है, और इसके अगल बगल 4 लेयर पाए जाते हैं। कितने लेयर है, 4 वॉल लेयर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। 4 वॉल लेयर से क्वेश्चन बनता है कि हर एक लेयर का काम क्या है। ठीक, अब इन चारों लेयर के नाम क्या होते हैं पहले तो ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले वाले को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, जो सबसे बाहरी लेयर होता है। ईपी का मतलब आउटर और डर्मा मतलब स्किन।
डर्मा मतलब स्किन। अभी देखो जैसे गर्मी आने वाली है तो देखो अभी एडवर्टीजमेंट शुरू हो जाएगा, डर्मी कूल ये वो, तो डर्मा का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, डर्मा का मतलब ये है यहाँ पे स्किन से मतलब होता है। तो आउटर स्किन को हम एपिडर्मिस बोलते हैं, उसके अंदर पड़ता है एंडोथीशियम, उसके अंदर पड़ेगा मिडल लेयर्स, और फिर सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं टैपेटम। तो ये 4 लेयर हैं जो कि किसी भी माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल में पाई जाती है। तो ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इसमें कुछ यही पॉलन सैक का जिक्र किया गया है। ठीक है, ये देखिए ये कुछ पॉलन सैक ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर में, ये पूरी पॉलन सैक है। एक पॉलन सैक को दर्शाया जा रहा है यहाँ पे, मतलब समझ रहे हैं ना कि हम ये कहते हैं कि 4 अलग अलग पॉलन सैक होते हैं, इनमें से एक पॉलन सैक का ये डायग्राम है। ठीक, अब हर एक पॉलन सैक के अंदर आपने इधर देखा कि कितने वॉल लेयर हैं, 4 लेयर हैं जो कि पाई जाती है। ठीक, सबसे बाहरी लेयर देखिए आपको दिख रही है, एपिडर्मिस लिखा है, उसके अंदर पाया जाता है ये एंडोथीशियम। तो ये बाहरी लेयर एपिडर्मिस, ये एंडोथीशियम। अब इसके अंदर वाली ये जो इतनी लेयर बच रही है, जो आपको इधर पूरा भरा हुआ दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं, कहाँ इधर दिया नहीं क्या, हाँ मिडल लेयर। ठीक, तो ये अंदर तीसरी लेयर को मिडल लेयर कहते हैं, और चौथी सबसे अंदर वाली लेयर को हम टैपेटम बोलते हैं। अब टैपेटम कहाँ दिख रहा है बच्चों, ये देखो ये पूरा टैपेटम है, इधर टैपेटम है, इधर टैपेटम है, इधर टैपेटम है, ये 4 जगह टैपेटम है। ठीक है, अब ये जो 4 जगह टैपेटम आपको दिख रहा है, इसी टैपेटम के अंदर यहाँ पे क्या होगा कि इसके अंदर पॉलन ग्रेन बनेंगे। पॉलन ग्रेन ऐसे ही नहीं बनते, इस पॉलन जो पॉलन सैक आपको ये दिख रहा है जिसमें सबसे अंदर लेयर को हम टैपेटम बोलते हैं, अब इसी के अंदर ये देखिए पॉलन ग्रेन जन्मेंगे, लेकिन बनने के लिए उनको एक टिश्यू की जरूरत पड़ती है जिससे वो कह सकते हैं वहीं से वो उत्पन्न होते हैं, वहीं से वो जर्मिनेट करते हैं। तो इस टिश्यू को बोला जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। तो यहाँ देखिए स्पोरोजिनस टिश्यू इसके अंदर भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू अंदर भरा है, उसी से पॉलन ग्रेन बनेंगे। देख रहे हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रही है प्रोसेस, लेकिन चीजों को समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भाई सबसे पहले हमें मिला एंथर, एंथर के अंदर हमें 4 पॉलन सैक मिले जिसको शुरुआत में बोला गया माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये 4 वॉल पाई जाती है जिसे हमने एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपेटम कहा। टैपेटम के अंदर पाई जाती है एक टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू हम जिसे कहेंगे, जिससे पॉलन ग्रेन बनेगा। समझ में आ गई बच्चों प्रोसेस, यही चीज है। अब इसको देखो अलग से इधर भी दिखाया है, ये बाहरी लेयर एपिडर्मिस है, उसके अंदर एंडोथीशियम, फिर ये 2-3 लेयर की मिडल लेयर पाई जाती है। एक लेयर की नहीं होती मिडल लेयर, 2-3 लेयर से मिलकर मिडल लेयर्स बनती है, इसीलिए नाम लिखा होता है मिडल लेयर्स। ठीक, और सबसे अंदर पड़ता है ये स्पोरोजिनस टिश्यू, ये जो अंदर आपको दिख रहा है ना न्यूक्लियस के साथ में, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसी से पॉलन ग्रेन बनेंगे। चलो आगे आते हैं। तो बाहर की जितनी भी लेयर्स है उसने क्या वर्क किया है, अब उसको हम लोग देख लेंगे कि जो भी पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम था, इसके जितने वॉल लेयर्स हैं ये क्या क्या काम करते हैं, अब ये देख लेते हैं। तो जो बाहर के 3 वॉल लेयर्स है बच्चों, जिसका नाम है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, इन तीनों का एक काम होता है। क्या है वो काम? तो काम इनका होता है प्रोटेक्शन का, भाई बचाव का काम करेंगे। वॉल है ना, तो बाहरी लेयर हमेशा क्या करता है, मेजर एक ही काम करता है कि भाई वो बचा के रखेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा। रही बात यहाँ पे इनर लेयर की, तो उसके भी बारे में देख लेते हैं। और साथ साथ देखो प्रोटेक्शन तो करता है ये तीनों लेयर, लेकिन साथ साथ में डेहिसेंस करने में भी मदद करता है। मतलब जो भी एंथर है उसको फटने में मदद करता है, ताकि जब कोई भी एंथर जब वो 2 हिस्से में बट जाएगा तो उसके अंदर जितने भी पॉलन ग्रेन है वो सब रिलीज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये डेहिसेंस में भी मदद करता है। डेहिसेंस का मतलब है कि जो भी एंथर है उसका फट जाना, जिससे पॉलन ग्रेन बाहर आ जाए ऑफ द एंथर। किस लिए ये प्रोसेस होती है? ताकि पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाए, रिलीज हो जाए। ठीक, अब बात करते हैं कि सबसे जो इनर मोस्ट वॉल है, क्या नाम है उसका? टैपेटम। तो टैपेटम क्या करता है? टैपेटम का मेन काम होता है नरिशमेंट का। ठीक है, तो नरिशमेंट का मतलब होता है कि एक तरह से पालन पोषण करना, कि किस तरह से उसको जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो देने का काम किसका होता है? सबसे अंदर वाली लेयर का होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे टैपेटम। ठीक, तो ये नरिश करता है जो भी पॉलन ग्रेन डेवलप करने वाले होंगे। भाई नरिशमेंट देने का काम करना है तो वो वही पॉलन ग्रेन के आसपास वाली लेयर करेगी जो सबसे नजदीक हो उसके। और सबसे नजदीक कौन है? सबसे नजदीक अंदर वाली लेयर है जो टैपेटम है, इसीलिए ये काम इधर होगा। अब सेल्स जो है टैपेटम के, इनके पास बहुत डेंस सा साइटोप्लाज्म होता है और एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी इनके अंदर पाए जाते हैं। तो ये खासियत होती है वॉल की। आई थिंक जो फंक्शन है ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है, जब ये एंथर बच्चों यंग होता है, नया होता है, मतलब बन रहा होता है, तो ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स पाए जाते हैं। मतलब इस एंथर के अंदर ढेर सारे एक समान, होमोजीनियस का मतलब है एक समान, तो एक जैसे सेल्स जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू बोलते हैं। अब देखो ये नया टर्म आ गया स्पोरोजीनस टिश्यू का, ठीक। तो आई थिंक ये अभी हमने डायग्राम में देखा है ना, कहाँ पे देखा, इधर देखा। तो अब हमने देख लिया कि ये पूरा एंथर था, ठीक है। इसके ये 4 चेम्बर्स थे अलग अलग, जिसमें ये हम कह रहे हैं ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, जिसको हम पॉलन सैक बोलते हैं। अब हमने कहा कि पॉलन सैक भाई 4 लेयर से घिरा हुआ है और तीनों चारों के फंक्शन हमने देख लिए। अब यहाँ पे ये आता है कि जो सभी के अंदर ये जो टिश्यू है, ये देखिए अंदर ये जो प्रेजेंट है, इसकी अब हम बात कर रहे हैं। ये देखिए चार जो कोने हैं, कॉर्नर्स हैं, उनके अंदर ये टिश्यू जो है वो भरा हुआ है, और इसी टिश्यू का नाम होता है स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या करेगा ये स्पोरोजीनस टिश्यू ही वो टिश्यू है जो कि पॉलन ग्रेन एक्चुअल में बनाता है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन पहले थोड़ी ना बने होते बच्चों, कोई भी चीज है जब वो शुरुआत होती है बनने की, तो ऐसा थोड़ी ना पहले से प्रेजेंट है, वो धीरे धीरे बनती है। तो बनती कैसे, पॉलन ग्रेन कहाँ से अराइज होते हैं, उनका कह सकते हैं वो ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, तो एक्चुअल में वो इस टिश्यू से अराइज होते हैं, और इसी टिश्यू को हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। तो वही स्पोरोजीनस टिश्यू की अब हम बात करेंगे, आगे आते हैं। हाँ, तो यही जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, जो कि किसी भी माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि पॉलन सैक का जो सेंटर है, उसी में ये स्पोरोजीनस टिश्यू आते हैं, और इन स्पोरोजीनस टिश्यू में इतनी क्षमता है कि यही डिवाइड होके क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन बनाएंगे, ठीक। तो ये तो टिश्यू की बात हुई ना, तो टिश्यू क्या है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल से बनता है। तो हम ये जानेंगे कि स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर कौन सी सेल्स हैं जिससे पॉलन ग्रेन बन रहा है। तो उसको समझने के लिए अब हमें नेक्स्ट टॉपिक समझना जरूरी है बच्चों, जो कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अगेन डिकोड करेंगे इस वर्ड को। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, है ना, फॉर्मेशन होता है। और माइक्रोस्पोर का मतलब क्या होता है, माइक्रोस्पोर का मतलब होता है पॉलन ग्रेन। क्या होता है, पॉलन ग्रेन। देखो कंफ्यूज नहीं होंगे माइक्रोस्पोरेंजियम में और माइक्रोस्पोर में। माइक्रोस्पोरेंजियम जो था वो पॉलन सैक था बच्चों, माइक्रोस्पोर जो है वो पॉलन ग्रेन है, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, पॉलन ग्रेन बनने की प्रोसेस को हम, या उस प्रक्रिया को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। समझ में आ गई बात। जेनेसिस का मतलब हमेशा बायो में याद रखिएगा, कहीं भी ये वर्ड आए हमेशा याद रखिएगा, इसको हम फॉर्मेशन से रिलेट करते हैं। जैसे अभी आपको आएगा जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे, जो कि हमारा तीसरा चैप्टर है इसके बाद वाला, तो उसमें आपको जेनेसिस वर्ड बहुत बार मिलेगा। जैसे कि मेल स्पर्म जो होता है उसका फॉर्मेशन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो देखिए फिर वर्ड आया ना जेनेसिस। बिल्कुल उसी तरह जो फीमेल एग फॉर्मेशन होता है उसको हम oogenesis कहते हैं। तो जेनेसिस का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन होता है। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे पॉलन ग्रेन बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक। तो हर एक सेल जो है स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर, अब देखो मैंने बोला ना स्पोरोजिनस टिश्यू तो एक टिश्यू है भाई, उसके अंदर तो ढेरों सेल्स भी हैं जिससे मिलकर वो टिश्यू कहलाता है। तो हर एक सेल जो है स्पोरोजेनस टिश्यू का वो इतना सक्षम है कि वो यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राएड बनाता है। माइक्रोस्पोर टेट्राएड वो ग्रुप में सेल हैं जिनसे माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टेट्राएड वर्ड यूज हुआ है। टेट्रा का मतलब ही होता है 4। तो इस चीज को समझने के लिए हम जरा इस डायग्राम पे जाएंगे, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है ना, इसके अंदर यहाँ पे ढेरों सेल्स पाए जाते हैं जिनसे मिलकर वो स्पोरोजिनस टिश्यू तैयार होता है। क्या बोलते हैं इन सेल्स को, इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। तो पीएमसी भी बोलते हैं सॉरी, या तो इसी को हम एमएमसी भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो ये दोनों नाम से इसको जाना जाता है। तो ये सेल्स कौन है, यही सेल्स मिलकर स्पोरोजिनस टिश्यू कहलाती है। देख रहे हैं हम किस तरह से अंदर डिटेल में जा रहे हैं धीरे धीरे। सबसे पहले हमने देखा कि क्या होता है एक स्टेमन। स्टेमन में हमने जाना कि भाई
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जिससे हमने बात की थी शुरुआत में, तो उसमें हमने देखा कि कैसे एंथर होता है और फिलामेंट पाया जाता है एक स्टेमन के अंदर। एंथर और फिलामेंट में फिर हमने जाना कि एंथर के अंदर कितने लेयर पाए जाते हैं, हर एक लेयर के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू है और इन्हीं स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं ये सेल्स जिन्हें हम माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल कहते हैं। तो देख रहे हैं किस तरह से हम अंदर 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 डिटेल में चीजों को जान रहे हैं। तो इसी तरह से हम समझेंगे जब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि कार्पेल या पिस्टल के बारे में जब बताऊंगी तो इसी पैटर्न में उसको भी पढ़ना है। ठीक, अगर ये समझ जाएंगे ना तो वो भी समझना आसान रहेगा आपके लिए। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल में सबसे पहले क्या होता है बच्चों, मियोसिस होता है। याद रखिएगा ये जो सेल्स हैं स्पोरोजेनस टिश्यू के, उनमें कौन सा डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन। मतलब कि मियोसिस का ये दूसरा नाम है। क्यों इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम बच्चों आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो ये याद रखेंगे। तो मियोसिस बच्चों दो हिस्से में बटा होता है। अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा मियोसिस दो स्टेज में कंप्लीट होता है। एक होता है मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस 2। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मियोसिस 1 होता है। तो भाई इस सेल के अंदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर जब पहला डिवीजन होगा तो ये दो हिस्से में बटेगा। तो इसीलिए आप देख रहे हैं इस सेल में जब डिवीजन हुआ तो ये दो हिस्से में बट गया। अब ये क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर डाइएड। डाई का मतलब दो, डाइएड है ये। अब उसमें तुरंत होगा मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 जब इसमें होगा तो ये सेल दो हिस्से में और नीचे वाली जो एक सेल है वो भी दो हिस्से में बटेगी। तो ओवरऑल मियोसिस 2 के बाद टोटल कितने सेल बन जाएंगे, 4 सेल बनेंगे ना। तो यही इसी ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोर को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। तो यही इस डेफिनेशन में भी लिखा हुआ था कि माइक्रोस्पोर टेट्राड बनने की प्रोसेस जो है और उसी से आगे जो पॉलन ग्रेन बनता है इसी को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो यही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। अब ये देखिए माइक्रोस्पोर है यानी कि पॉलन ग्रेन। ठीक, अब यही डेवलप कर रहा है और ये एक मैच्योर पॉलन ग्रेन बन जाएगा जिसको हम आगे चल के एक नया टेक्निकल नाम देंगे। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखते हैं कि माइक्रोस्पोर का और एक क्या नाम होता है, मतलब पॉलन ग्रेन का और एक क्या नाम है। तो ठीक है बच्चों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्लियर है ना, कि हर एक सेल जो है स्पोरोजेनस टिश्यू का यानी कि एमएमसी या पीएमसी, ये जब रिडक्शन डिवीजन में जाता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है तो माइक्रोस्पोर टेट्राइड कहलाता है। और हर एक सेल जो है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल पॉलन बोलते हैं। ठीक है, तो एक पोटेंशियल पॉलन है और जिससे ये बनता है वो है माइक्रोस्पोर मदर सेल और यही आगे चल के मैच्योर पॉलन ग्रेन को जन्म देगा। आगे की और चीजें जानेंगे। अब ये जो प्रोसेस है माइक्रोस्पोर्स के बनने का पीएमसी या एमएमसी से थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हो गया डेफिनेशन क्लियर, प्रोसेस क्लियर। तो ये हाँ माइक्रोस्पोर्स जैसे ही बन जाते हैं तो ये ग्रुप में अरेंज हो जाते हैं। और कितने के ग्रुप में अरेंज हो रहे हैं, 4 के। शुरू में 2 भी हैं लेकिन एट द एंड रिजल्ट में कितने हैं, तो 4 के ग्रुप में ये पाए जाते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। ठीक, आगे आएंगे। तो जैसे ही एंथर मैच्योर होता है और डिहाइड्रेट करता है, डिहाइड्रेट करने का मतलब है जब इसमें से पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। हर एक जो कह सकते हैं टिश्यू है उसके अंदर हमेशा आप देखेंगे तो वाटर प्रेजेंट होता ही होता है। भाई प्लांट का एक हिस्सा है और प्लांट में पानी खाना नहीं पहुंचेगा क्या, चाहे वो कोई भी हिस्सा हो उसका, वहां तक खाना पानी रहता है। लेकिन एक ऐसा एंड आता है जब एंथर जो है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन है बच्चों, वो क्या होता है, वो डिहाइड्रेट करने लगता है, मतलब उसमें से पानी बाहर निकलने लगता है। तो जब किसी चीज में से पानी बाहर निकल जाता है तो उसके अंदर एक सिकुड़न पैदा होती है, कंस्ट्रिक्शन आता है। तो वही चीज इसमें भी आएगा। जैसे ही एंथर मैच्योर करते हैं ना तो ये क्या हो जाते हैं, ये डिहाइड्रेट करते हैं। और डिहाइड्रेट करने की वजह से क्या होता है बच्चों कि माइक्रोस्पोर जो कि एक ग्रुप में थे वो एक दूसरे से डिसोशिएट कर जाते हैं यानी कि अलग हो जाते हैं। और इसी से आगे चल के क्या डेवलप होता है, क्या बन जाता है, पॉलन ग्रेन बन जाता है। तो ये चीज एक याद रखने वाली है कि जो एंथर होते हैं जिनके अंदर पॉलन ग्रेन बनता है, जब ये डिहाइड्रेट करेंगे तो ये सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ने की वजह से ये जो लाइन ऑफ डेहिसेंस है वो फट जाती है और जितने पॉलन ग्रेन है वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से पॉलन ग्रेन का रिलीज देखने को मिलता है। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब कि पॉलन सैक के अंदर ढेर सारे थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन जो है ये पाए जाते हैं। ठीक, और ये एंड दे आर रिलीज, और जब ये बाहर रिलीज हो जाते हैं जब डेहिसेंस होता है, मतलब एंथर जब फटता है तो। ठीक, तो ये चीज यहाँ पे होती है। अब आते हैं बच्चों एक लास्ट टॉपिक पे जो कि है मेल गैमेटोफाइट। अब आप बोलेंगे मैम अभी तक तो समझ में आ गया कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या था, पॉलन सैक था, माइक्रोस्पोर क्या था, पॉलन ग्रेन था। तो फिर यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट को पॉलन ग्रेन क्यों कह रहे हैं? तो बच्चों ये जो फुल्ली डेवलप्ड पॉलन ग्रेन है ना उसको हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं।
ठीक, या तो कह लो जब आगे वो जर्मिनेट करने के लिए तैयार है, मतलब वो पॉलिनेशन के लिए तैयार है, तब उस वेल डेवलप्ड पॉलन ग्रेन को हम क्या नाम देते हैं, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक, अभी तक देखो जैसे अभी हमने यहाँ, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन नहीं कहा गया, स्टेटमेंट्स में कहा गया कि भाई माइक्रोस्पोर जो है वही पॉलन ग्रेन है, लेकिन जब वो पॉलन ग्रेन डेवलप नहीं हुआ है तब उसको माइक्रोस्पोर कहेंगे। जैसे देखिए आपने इस डायग्राम में देखा होगा कि यहाँ पे देखो माइक्रोस्पोर इसको कह रहे हैं, जब इसी में देखो और डेवलपमेंट होना शुरू हो गया तब हम इसको बोल रहे हैं कि पॉलन ग्रेन कहलाएगा। तो मतलब माइक्रोस्पोर को अब एक और नाम मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट, यानी कि वेल डेवलप्ड पॉलन ग्रेन। ठीक, अब देखो इसको डिकोड करते हैं मेल गैमेटोफाइट क्यों कहा गया है। तो बच्चों जो पूरी प्लांट की लाइफ साइकिल होती है ना, इसके बारे में शायद मैंने जिक्र किया है पहले चैप्टर में, जो भी इससे पहले मैंने खत्म किया है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे कि हमारे ह्यूमंस के अंदर दो तरह की लाइफ साइकिल चलती है ना, जिसमें हम दो तरह की क्या बोलेंगे, ह्यूमंस में तो 3-4 स्टेजेस हैं पूरे लाइफ के अंदर जो आते हैं, जिसमें उसका एक बचपन होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है तो टीनेज कहलाता है, वो टीनेजर कहलाता है, टीनेजर ग्रुप से वो बाहर निकलता है तो वो एडल्ट कहलाता है, अडल्ट स्टेज से बाहर निकलता है तब वो ओल्ड कहलाता है, बूढ़ा कहलाता है। तो बिल्कुल उसी तरह जो प्लांट्स है उनमें बेसिकली दो लाइफ स्टेजेस पाई जाती है, एक होता है गैमेटोफाइट, एक होता है स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट मतलब वो स्टेज होती है प्लांट्स की जिसमें प्लांट्स गैमेट बनाते हैं, ठीक है, मतलब वो गैमेट जो कि रिप्रोड्यूस कर सके सेक्सुअली ताकि उनसे एक नई जनरेशन बन पाए। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह इसीलिए नाम पड़ा है पॉलन ग्रेन का कि ये मेल गैमेटोफाइट है, मतलब इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि ये एक नई जनरेशन को जन्म दे सकता है। भाई क्यों नहीं देगा, अब जैसे ये पॉलन ग्रेन बन गया ये तुरंत जाएगा ना स्टिग्मा पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास, और वहां फर्टिलाइजेशन करेगा, और फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि एक नए प्लांट, नए एक सेकेंड जनरेशन प्लांट की बनने की चांसेस जो है वो बढ़ गए, तो सेकेंड जनरेशन आई ना, तो इसीलिए इसको मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। अब आते हैं थोड़ा पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ चीजें जानेंगे। तो पॉलन ग्रेन जो है ज्यादातर गोल ही होते हैं। यहाँ पे आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं बच्चों, तो ये जो डायग्राम है इसमें आप देखेंगे कि कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक, कुछ थोड़े ओवल स्ट्रक्चर हैं, तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है ये पॉलन ग्रेन के हैं। अब आप बोलेंगे ये स्ट्रक्चर आया कहां से बच्चों, तो ये एक माइक्रोस्कोप से निकाला गया है, और वो माइक्रोस्कोप है एसईएम। एसईएम क्या होता है बच्चों, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये एक टाइप का बच्चों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है जिसकी मदद से हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर का बाहरी ढांचा जान पाते हैं, उसके 3D इमेजेस को जान पाते हैं कि मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बाहर से उसका रूप कैसा है। ये डिटेल स्ट्रक्चर जानने के लिए हम इस तरह के माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली बच्चों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो तरीके का होता है, एक है ये जो मैंने लिखा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और दूसरी को हम कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक, तो बाहरी ढांचा, बाहरी स्ट्रक्चर जानने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एसईएम से निकाली गई कुछ इमेजेस हैं पॉलन ग्रेन की, अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग प्लांट्स की है ये। ठीक, तो ज्यादातर अगर हम बात करें तो एक गोल ही है, और ऑलमोस्ट इनकी जो साइज है वो है 25 से 50 माइक्रोमीटर की चौड़ाई में ये पाए जाते हैं, और इनके पास दो वॉल की लेयर पाई जाती है, मतलब इनके ऊपर भी दो लेयर है। क्यों नहीं होगी भाई, और लेयर का, वॉल का काम ही होता है प्रोटेक्शन का, तो भाई इनके ऊपर भी जो वॉल होगी वो क्या होगी, इनको प्रोटेक्ट करेगी बाहरी एनवायरनमेंट से। ठीक, तो देख लेते हैं कितनी प्रोटेक्शन इसकी काम करेगी। तो जो सबसे बाहरी लेयर है, दो लेयर की बात हम कर रहे हैं, जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं बच्चों एक्साइन। एक्स का मतलब ही होता है बाहर, ठीक है, तो ये जो लेयर है इसको हम एक्साइन बोलते हैं, और ये किससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। कौन से केमिकल से, स्पोरोपोलेनिन से। ये एक ऐसा केमिकल है। अब इस केमिकल की खासियत ये होती है बच्चों कि ये किसी भी एनवायरनमेंट में रह सकता है, और इसको आज तक ऐसा कोई केमिकल नहीं आया जो कि इसको खराब कर सके। मतलब समझ रहे हैं, जब बाहरी वॉल ही इतनी स्ट्रांग है तो क्या कभी पॉलन ग्रेन डिस्ट्रॉय हो पाएगा, खत्म हो पाएगा, बिल्कुल नहीं होता है। तो इसीलिए पाया जाता है कि आज भी हमारे पास पॉलन बैंक जो है, जहां पे पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है, वहां पे आज हमारे पास वो भी पॉलन ग्रेन्स है, उन प्लांट्स के भी पॉलन ग्रेन है जो प्लांट हजारों साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। क्यों ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि इनकी बाहरी लेयर इस स्ट्रॉन्ग केमिकल की बनी है जिसे हम स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। ठीक, तो ये सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल अभी तक में जानने में है, मतलब इसके ऊपर किसी चीज का असर नहीं पड़ता, कोई ऐसी केमिकल, कोई ऐसा बाहरी एनवायरनमेंट नहीं है जो इसको खराब कर सके, इसको डिग्रेड कर सके। ठीक, तो ये बात हो गई बाहरी एक्साइन की।
बहुत हाई टेम्परेचर हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एल्कली हो, एल्कली मतलब बेस को हम कहते हैं, कोई भी चीज हो ये आराम से इसको झेल लेगा, इन सारी चीजों को। कौन? स्पोरोपोलिनिन। ठीक, और कोई एंजाइम आज तक ऐसा नहीं आया जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके। तो स्पोरोपोलिनिन याद रखिएगा बच्चों कि एक्साइन वॉल में पाया जाता है। जो पोलन ग्रेन का एक्साइन है इसके पास एक छोटी सी ओपनिंग भी पाई जाती है और इस छोटी सी ओपनिंग को हम बोलते हैं जर्म पोर। ये वो जगह होती है बच्चों जहां पे स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता है। अब जैसे मैं एक रफ इमेज बना देती हूँ, अभी आगे दिखाऊंगी डायग्राम। तो ये है आउटर लेयर और ये है एक इनर लेयर। ठीक, तो ये जो बाहरी लेयर है बच्चों, एक्साइन जिसे हम कह रहे हैं, इसके ऊपर क्या होता है कि इसके अंदर ढेर सारे यहाँ पे क्या है, स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट है। ये कैसा केमिकल जो कि इसको किसी भी कंडीशन में डिग्रेड नहीं होने देगा। लेकिन मैंने कहा कि स्पोरोपोलिनिन की जो ये लेयर है एक्साइन जिसमें एक्साइन के अंदर जो ये कंपाउंड है ये एक जगह नहीं है। एक जगह जैसे मैं कहूं यहाँ पे ये एक जगह सपोज करो एब्सेंट है, ये इस जगह हो गया, यहाँ कोई देखो एक्साइन नहीं है। तो इस यहाँ पे जब वो चीज नहीं है तो वहां पे वो होल होगा ना, वहां पे वो ओपनिंग पाई जाएगी ना, उसी जगह को हम क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। तो कई बार ये पूछता भी है कि बताइए आउटर वॉल जो एक्साइन है उसमें ऐसी कौन सी जगह है जहां स्पोरोपोलिनिन नहीं होता, तो याद रखिएगा जर्म पोर वो जगह होती है। ठीक, और पोलन ग्रेन्स जो है बहुत अच्छे से प्रिजर्व किए जाते हैं, उनको बचा के रखा जाता है एक फॉसिल के तौर पर। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन की वजह से ही हम इसको एज अ फॉसिल भी इस्तेमाल कर पाते हैं। फॉसिल्स हम किसको कहते हैं बच्चों, जो डेड एंड डिकेइंग जो कुछ रिमेन्स बच जाते हैं ना, शेष बच जाते हैं किसी भी प्लांट को, हम फॉसिल कहते हैं, जो कि 1000 ऑफ ईयर्स के बाद भी प्रेजेंट है। 1000 ऑफ ईयर्स के बाद अगर हम कोई भी प्लांट या एनिमल की बात करें तो उसके हर पार्ट ऑलमोस्ट गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, लेकिन प्लांट का ये एक ऐसा हिस्सा है जो कि नहीं खराब होता। ठीक, तो वो पोलन ग्रेन ही है और वो किसके वजह से है, तो स्पोरोपोलिनिन की वजह से होता है। अब देखो इनर वॉल की बात करते हैं। बाहरी लेयर को तो हमने जान लिया एक्साइन कहते हैं। अब इनर वॉल की यहाँ पे बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इंटाइन। क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। इन मतलब अंदर, एग्स मतलब बाहर, तो इससे याद रहेगा, बड़ा आसान है इसको याद रखना। तो ये थिन है, काफी पतला होता है और कंटिन्यूअस है, मतलब कि ये एक्साइन की तरह नहीं है कि एक जगह एब्सेंट हो जाए, जर्म पोर कहला रहा है। इंटाइन हर जगह पूरी तरह से प्रेजेंट है और ये किससे बनता है बच्चों, ये दो तरह के केमिकल से बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। याद रखिएगा ये दोनों केमिकल के नाम, सेल्यूलोज और पेक्टिन वो केमिकल्स हैं जिनसे मिलकर इंटाइन इंटरनल वॉल जो है पोलन ग्रेन की वो तैयार होती है। जो साइटोप्लाज्म है पोलन ग्रेन का, उसके अगल बगल एक पतली सी लेयर भी होती है, मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक हो गई ये चीज, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है बच्चों, अब थोड़ा सा इसको जान लेते हैं कि इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या क्या है। अब ये तो हमने कह लिया कि बाहर से अगर देखा जाए तो पोलन ग्रेन के बाहर ये दो लेयर की वॉल है, लेकिन अंदर भी कुछ सेल और टिश्यू हैं जो इस पोलन ग्रेन के अंदर भरे हुए हैं। तो जरा उनके बारे में हम कुछ चीजें जान लेंगे। तो पोलन ग्रेन के जो सेल्स हैं बच्चों वो दो तरह से होते हैं, मतलब इनके अंदर दो तरह की सेल्स इनके अंदर पाई जाती है, जिनके बारे में अभी इस डायग्राम से मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पोलन ग्रेन जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर पोलन ग्रेन को हम क्या कहेंगे बच्चों, मेल गैमेटोफाइट। और जब तक तो वो इमेच्योर है या अंडर डेवलपमेंट है, अब उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर बोल सकते हैं। ठीक, तो इसके अंदर बेसिकली दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। बड़ी लार्ज सेल को वेजिटेटिव सेल कहते हैं और छोटी सी स्पिंडल शेप की सेल को हम जेनरेटिव सेल कहते हैं। स्पिंडल शेप मतलब बच्चों ये मछली के आकार का या नाव के आकार का इस शेप का भी सेल होता है जो कि इसके अंदर पाया जाता है, इसी को हम जेनरेटिव सेल कहते हैं। और बड़े वाले सेल को हम वेजिटेटिव सेल कहेंगे। अब आप इस डायग्राम में इस चीज को खोजने की कोशिश करें तो आपको इधर मिलेगा, ये देखिए स्पिंडल शेप का ये दिख रहा है, नाव के शेप का ये सेल, इसी को क्या बोला जा रहा है, जेनरेटिव सेल बोला जाता है। यही है जेनरेटिव सेल। ठीक, और बचा हुआ ये जो पूरा ग्रीन पार्ट अंदर दिख रहा है ना आपको, यही है वेजिटेटिव सेल। तो जेनरेटिव सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसको हम बोलते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस, और जो वेजिटेटिव सेल है ये जो पूरा है, पूरा प्रेजेंट है, ये अलग से कहीं नहीं है, वो पूरा भरा हुआ है वो चीज। तो ये ग्रीन वाला सेक्शन जो पूरा दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये है आपका वेजिटेटिव सेल। और वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो कुछ यहाँ है, तो इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस।
क्लियर है? तो ये दो तरह के सेल्स हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं एक्साइन एक जगह एब्सेंट है, ये वो जगह है, और इसका नाम क्या पड़ेगा? जर्मपोर पड़ेगा। तो ये देखिए इधर जर्मपोर भी लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इनर लेयर है एंटाइन और आउटर लेयर है एक्साइन। एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की और एंटाइन सेल्यूलोज और पेक्टिन की, इसको याद रखिएगा। अब आ जाते हैं कुछ और चीजें जान लेते हैं। इसको थोड़ा जूम इन कर दें, जूम आउट कर दें। चलो तो वेजिटेटिव सेल जो है ये थोड़ा बड़ा होता है साइज में, पता चली गया उधर से, और उसके पास फूड मटेरियल भी बहुत ज्यादा भर भर के अंदर पाया जाता है, और इसके पास एक इरेगुलर सा शेप का न्यूक्लियस है। देख रहे हैं डिफरेंस कई बार पूछे जाते हैं, तो डिफरेंसेस याद रखिएगा कि इसका जो न्यूक्लियस है ये बड़े इरेगुलर शेप का पाया जाता है, जबकि जेनेरेटिव सेल का न्यूक्लियस एक ढंग के शेप का और साइज का होता है। अब ये जो जेनेरेटिव सेल है बच्चों, ये कैसा होता है? ये साइज में छोटा होता है, ठीक, और ये पूरी तरह से साइटोप्लाज्म में क्या करता है? तैरता रहता है। जेनेरेटिव सेल बहुत एक तो छोटा होगा और पूरी तरह से साइटोप्लाज्म में तैरता रहेगा, क्योंकि वेजिटेटिव सेल बड़ा है तो उसके अंदर जेनेरेटिव सेल जो स्पिंडल शेप का वो ऐसे फ्लोट करता रहेगा। स्पिंडल शेप का है, बता ही चुकी हूँ जेनेरेटिव सेल, और इसके पास भी काफी घना डेंस सा साइटोप्लाज्म है और साथ में एक न्यूक्लियस भी है। अब बात करते हैं बच्चों कि जब पॉलिन ग्रेन रिलीज होता है, मतलब जब एंथर का डेहिसेंस हुआ, एंथर ऐसे फट गया, तो जितने पॉलिन ग्रेन जब वो रिलीज हुए तो उस समय पे इस पॉलिन ग्रेन के अंदर कितने सेल्स हैं जो कि पाए जाते हैं? अब आप बोलेंगे कि मैम ने तो बताया कि भाई दो ही तरह के सेल्स हैं, एक वेजिटेटिव सेल एक जेनरेटिव सेल, तो भाई दो ही सेल होगा ना। अब इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो 60% के जो एंजियोस्पर्म्स हैं, मतलब कि 60% जो एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक, सबसे एडवांस लेवल के प्लांट्स हम इन्हीं को कहते हैं। इनसे लोअर में जाए तो जिम्नोस्पर्म आते हैं, उससे लोअर में जाए तो टेरिडोफाइट्स, और कम में जाए तो ब्रायोफाइट्स, और सबसे कम में आते हैं थैलोफाइट्स, जैसे आप एल्गी भी बोलते हैं। तो 60% एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है बच्चों कि जो पॉलिन ग्रेन जब वो झड़ते हैं, शेड मतलब जब वो झड़ रहे हैं, मतलब कि जब वो एंथर में से बाहर निकल रहे हैं स्टिग्मा पर जाने के लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक जाने के लिए, तो उस समय उनके अंदर दो सेल की स्टेज पाई जाती है। दो सेल्ड स्टेज मतलब उस पॉलिन ग्रेन के अंदर उस समय पे वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल पाया जा रहा है। तो 40% एंजियोस्पर्म में क्या होगा? बचे हुए जितने रिमेनिंग स्पीशीज हैं, मतलब 40% के जो एंजियोस्पर्म्स बच रहे हैं, उनमें क्या होता है? एक प्रोसेस अलग से थोड़ी होती है। क्या होती है? ये रहा वेजिटेटिव सेल अंदर भरा हुआ है और ये रहा जेनरेटिव सेल, ठीक। मैं कह रही हूं कि यहाँ पे जेनरेटिव सेल अपने आप को बांट लेता है, अपने आप को तोड़ देता है, स्प्लिट कर देता है, और इसी के वजह से यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर दो मेल गैमेट्स बन जाते हैं। तो ओवरऑल देखेंगे तो इसके अंदर अब कितने सेल दिख रहे हैं इसी पॉलिन ग्रेन के अंदर? एक तो वेजिटेटिव सेल, दूसरा एक मेल गैमेट ये, और दूसरा मेल गैमेट ये। तो एक, दो और तीन सेल्स एक ही पॉलिन ग्रेन के अंदर इस समय दिख रहे हैं, जबकि 60% वाले में क्या होता है? दो ही दिखते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा ये जेनरेटिव सेल। तो दो सेल्ड स्टेज ज्यादातर एंजियोस्पर्म में होती है, जबकि कुछ में ऐसा भी होता है कि जेनरेटिव सेल भी अपने आप को डिवाइड कर लेता है माइटोसिस के जरिए, ठीक है। माइटोसिस यहाँ पे होगा, मियोसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मियोसिस? क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम को हाफ होने की क्या जरूरत है? क्या आप फिर से रिप्रोडक्शन इधर होना है? नहीं होना है। तो इसीलिए यहाँ माइटोसिस होता है, जिससे यही जेनरेटिव सेल आगे दो तरह के मेल गैमेट्स, दो अलग अलग मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है बिफोर पॉलिन ग्रेन्स आर शेड, जब पॉलिन ग्रेन झड़ रहे होते हैं उससे पहले ही। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं 3 सेल्ड स्टेज। भाई इस समय पॉलिन ग्रेन में कितने सेल्स दिख रहे हैं? 3 सेल, दो मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल। और शुरू में जो दो सेल्ड स्टेज है उसमें एक है वेजिटेटिव सेल और दूसरा है जेनरेटिव सेल। तो इस तरह से बच्चों ये 2 और 3 सेल्ड स्टेज देखने को मिलती है। 60-40% का रेशियो याद रखिएगा। पॉलिन ग्रेन्स जो है बच्चों बहुत सारे स्पीशीज के ऐसे भी होते हैं जो कि अलग अलग तरह की एलर्जीज भी कॉज करते हैं, मतलब एस्थमा हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पॉलिन ग्रेन बहुत हल्के होते हैं बच्चों। ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी है, वो बहुत हल्के होते हैं, आराम से इस हवा में वो तैर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। तो आप अगर ऐसे कुछ प्लांट्स के पास हैं जो प्लांट्स एलर्जीज कॉज करते हैं, तो उनके पॉलिन ग्रेन भी आपके बॉडी के लिए बिल्कुल नुकसान करेंगे आपको लिए। तो इसीलिए जरूरी है कि आप ऐसे प्लांट से दूर रहें। तो बहुत सारे स्पीशीज से बहुत सीवियर एलर्जीज देखने को मिलती है, और ब्रोंकियोल्स जो होते हैं, जो कि लंग्स का एक हिस्सा है, उसके अंदर भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और अलग अलग तरह की सांसों की दिक्कत हो सकती है।
ठीक, तो एक प्लांट इन्हीं में का है, एक पार्थेनियम, या इसको कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। ये एक ऐसा घास है बच्चों जिसके अगर पॉलन ग्रेन एटमॉस्फेयर में जाए तो अगर आप उन प्लांट्स के पास में है तो उससे अस्थमा जैसी या कह लीजिए बहुत ज्यादा पॉलन एलर्जी की चांसेस आपको हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए ऐसे प्लांट से दूर रहना चाहिए। तो ये सबसे पहले इंडिया में इंपोर्ट हुआ था जब वीट जब ट्रांसपोर्ट हो रहा था, वीट की ट्रांसपोर्टेशन चल रहा था, तो उसी समय घास आ गया था और उसी समय से ये इंडिया में बहुत ज्यादा है, पार्थेनियम ग्रास जो है, और इसी से पॉलन एलर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये एक चीज बच्चों इसमें याद रखिएगा। तो आई होप जो भी चीजें मैंने अभी तक थ्योरी में पढ़ाई है ये आप लोग को क्लियर हो गई होगी, है ना। चलो अब आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे बच्चों। क्वेश्चंस के लिए आइए आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे अब इसी पे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा बच्चों, जो टर्मिनल स्ट्रक्चर है स्टेमेन का उसको हम लोग क्या बोलते हैं। टर्मिनल स्ट्रक्चर, जो एंड स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पे स्टेमेन के पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो बच्चों स्टेमेन के दो हिस्से होते हैं, ठीक, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। एंथर में ये लाइन ऑफ डेहिसेंस है, ये आपका कहला रहा है यहाँ पे एंथर, और इस पूरे को हम यहाँ पे बोलेंगे फिलामेंट। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि टर्मिनल स्ट्रक्चर, स्टेमेन का एंड स्ट्रक्चर क्या होता है या वहां पे क्या पाया जाता है। तो ये अगर मैं कहूँ पूरा स्टेमेन है तो इसका एंड स्ट्रक्चर ये ना होके ये होता है ऊपर, तो इसीलिए इसका एंड स्ट्रक्चर अगर मैं कहूँ यहाँ है तो उसके ऊपर क्या है, एंथर है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे एंथर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर, एंथर। भाई एंड स्ट्रक्चर में एंथर है और जबकि लास्ट स्ट्रक्चर में फिलामेंट है, या तो कह लो ये एंड स्ट्रक्चर है तो एंड स्ट्रक्चर को हम डिस्टल एंड भी बोलते हैं, और ये जो पहला एंड है, ये आगे का एंड है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। ये दो तरह के एंड है बच्चों, हर चीज के कोई भी चीज है उसके दो एंड होते हैं। अगर मैं कहूँ इस मार्कर का तो इसके भी तो दो एंड है, एक ये एंड है एक ये एंड है। अब ये मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि इसका प्रॉक्सिमल एंड आगे का हिस्सा ये है और पिछला हिस्सा ये है, क्योंकि मैं इधर से लिख रही हूँ तो मैंने मान लिया कि इस समय ये आगे का हिस्सा है और ये पिछला हिस्सा है। तो बिल्कुल उसी तरह अगर मैं कहूँ ये पूरा स्ट्रक्चर स्टेमेन है तो इसका यहाँ पे ये कहा जाता है कि इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है, आगे का एंड है, ये यहाँ होता है, बेस पे होता है, जबकि डिस्टल एंड, पिछला एंड जो है वो यहाँ होता है। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से पूछा है कि टर्मिनल स्ट्रक्चर, जो आखिरी स्ट्रक्चर है, टर्मिनल का मतलब ये जो एंड में स्ट्रक्चर है स्टेमेन का, वो क्या कहलाता है, तो वो एंथर कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मेल गैमेटोफाइट जो है एंजियोस्पर्म्स में वो क्या प्रोड्यूस करता है। मेल गैमेटोफाइट मतलब हम क्या बोल रहे हैं, मैच्योर पॉलन ग्रेन को बोल रहे हैं, है ना, मैच्योर पॉलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है बताइए, मेल गैमेटोफाइट मतलब एक वेल डेवलप्ड पॉलन ग्रेन क्या प्रोड्यूस करता है। तो ये आई थिंक अभी अभी हमने कंप्लीट किया। तो बच्चों एक स्पर्म और एक वेजिटेटिव सेल, ऐसा तो है नहीं, ठीक, एक स्पर्म और दो वेजिटेटिव सेल, भाई दो वेजिटेटिव सेल कब आए, और 3 स्पर्म्स, ये भी नहीं होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, 2 स्पर्म और एक वेजिटेटिव सेल। 2 स्पर्म कहां से प्रोड्यूस हुए, जेनरेटिव सेल जब माइटोसिस किया है तो 2 मेल गैमेट या 2 स्पर्म सेल प्रोड्यूस हुए और एक वेजिटेटिव सेल। अब आप बोलेंगे मैम स्पर्म सेल कहां से आ गए, बच्चों मेल गैमेट को स्पर्म सेल्स भी तो बोल सकते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेंथ वाइज, पूरे लेंथ में, पूरी लंबाई में एक रन करता हुआ ग्रूव, एक सेपरेशन जो लाइन है वो पूरे एंथर के अंदर पाई जाती है, जो कि इसके थीका को सेपरेट करती है, मतलब इसके वॉल को 2 हिस्से में बांट देती है, उसको हम क्या कहते हैं। तो बच्चों एक पूरे लेंथ में, ये अगर मैं कहूँ ये एंथर है, ये इसका फिलामेंट है, तो इस पूरे एंथर को बांटने वाला हिस्सा जो कि थीका को भी सेपरेट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस, है ना। भाई ये वही जगह है जहां से ये एंथर फटेगा और जितने पॉलन ग्रेन है वो बाहर आ जाएंगे, तो ये है लाइन ऑफ डेहिसेंस। तो ये लेंथ वाइज
स्ट्रक्चर को हम लाइन ऑफ डेhiscence बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू, माइक्रोस्पोरेंजियम बच्चों हम लोग किसको बोले थे, पॉलन सैक को बोलेंगे। यही आपका माइक्रोस्पोरेंजियम से बनता है, स्पोरेंजियम। तो बच्चों ऑप्शन में कहीं दिख रहा है पॉलन सैक, ये रहा चौथा ऑप्शन, तो ये बिना देरी के इसको टिक कर लेंगे, पॉलन सैक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में सबसे अंदर की लेयर जो है माइक्रोस्पोरेंजियम की, उसको हम क्या कहते हैं। तो टोटल बच्चों 4 लेयर है ना। एक तो है एपिडर्मिस, दूसरा होता है एंडोथीशियम, तीसरी लेयर होती है मिडल लेयर्स जो कि 2 से 3 लेयर से मिलकर बनती है, और चौथा होता है टैपेटम। तो इनर मोस्ट वाली कौन सी है, बाहर से अंदर घटते क्रम में, इसको मैंने लिख भी दिया है। तो टैपेटम ही है जो सबसे अंदर वाली लेयर है। इसका काम क्या होता है बच्चों, नरिशमेंट का काम होता है। तो टैपेटम कहां दिख रहा है, ये लो पहला ही ऑप्शन है। तो ये आपका करेक्ट है, इनर मोस्ट लेयर यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सेंटर जो है, सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम का जो सेंटर होता है, ये कौन है जो कि घेरा हुआ रहता है, किस चीज का कब्जा यहाँ पे रहता है, कौन यहाँ पे ऑक्यूपाइड होता है हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में। तो बच्चों हम सब जानते हैं, मैंने बताया भी था, ये वही सेल्स हैं जिनसे स्पोरोजिनस टिश्यू हम जिसको कहते हैं। और सेल्स क्या थे बच्चों, सेल्स का नाम था यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल या तो पॉलन मदर सेल। तो ये इन्हीं सेल से मिलकर जो टिश्यू तैयार हुआ था वही था स्पोरोजिनस टिश्यू। यही वही टिश्यू है बच्चों जिससे आगे सेल के क्या डेवलप करेगा, पॉलन ग्रेन बनता है। तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे इस चीज का कब्जा होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी कि पॉलन ग्रेन, अनडेवलप्ड भी है तब भी हम पॉलन ग्रेन कह सकते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड ये किसके रिजल्ट से होता है, किसके वजह से ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। पहला तो ये डिसाइड कर लो कि मियोसिस की वजह से होता है कि माइटोसिस की वजह से। तो बच्चों माइटोसिस नहीं होता है ना, क्योंकि यहाँ पे तो भाई आपने देखा है यहाँ पे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हुआ था, तब जाके माइक्रोस्पोर टेट्राड बने थे। पहला डिवीजन हुआ था तो माइक्रोस्पोर डायड बने थे, माइक्रोस्पोर डायड बने थे। और जब इसी में दूसरा डिवीजन हुआ था तो इसी से क्या बने थे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बने थे। तो यही है माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक, तो 2 सक्सेसिव मियोसिस हुआ था ना कि माइटोसिस। तो मियोसिस 1 हुआ था, फिर मियोसिस 2 हुआ था। तो यहाँ पे क्या होगा, मियोटिक सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस तो यहाँ होगा ही नहीं इस स्टेज पे। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंटाइन जो कि अंदर की लेयर होती है बच्चों पॉलन ग्रेन की, वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनती है बिल्कुल, पेक्टिन से बनती है बिल्कुल, दोनों से ही मिलकर बनती है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी पे, बोथ ए एंड बी। दोनों ही वॉल से, दोनों ही केमिकल से मिलकर ये इंटाइन तैयार होता है। अगर यही बात हम एक्साइन आउटर वॉल की बात करते तो ये किससे बनता है बच्चों, स्पोरोपोलिनेन से, इसको याद रखिएगा। ठीक, और इसी में अगर मैं कहूं ये एक जगह एब्सेंट होता है तो वो कहाँ होता है, जहां पे जर्म पोर होता है एक्साइन में, वहां पे यही स्पोरोपोलिनेन क्या होगा, एब्सेंट होता है। ठीक, जब एब्सेंट होगा तब हम उसी को क्या बोलेंगे, जर्म पोर बोलते हैं। तो ये चीज बच्चों इधर याद रखिएगा। आई होप आज का जो ये सेशन है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें मैंने थ्योरी कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर और मेल गैमेटोफाइट के बारे में जाना है। नेक्स्ट क्लास जो होगी बच्चों, इसमें हम लोग फीमेल गैमेट या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो प्लांट्स में है उनके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। वहां हम 2-3 नए टर्म जानेंगे, जैसे मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, मेगास्पोर क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है और फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अभी के लिए बच्चों इतना ही रहेगा। आई होप आज की क्लास आपके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू।